हेलो, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है और चैप्टर का नाम है, नया चैप्टर लेकर आए हैं, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो कि आप लोगों ने छोटे छोटे क्लास में ही इससे रिलेटेड सारे टॉपिक को पढ़े होंगे। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वाकर्षण जैसे एक टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे एक कैपिटल जी और एक पढ़ेंगे स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण जो होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ठीक, जैसे कि नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। इसकी वैल्यू हर जगह इक्वल नहीं होती है। ठीक, और हम देखेंगे स्केप वेलोसिटी। यदि हम अर्थ सरफेस पर खड़े हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे की ओर आते हैं, तब इस जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, लैटिट्यूड में। और स्केप वेलोसिटी, प्लान वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब सारी चीज़ों को आप ग्रेविटेशन चैप्टर में, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूटन, कोपरनिकस और बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग मत दिया था, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम केपलर्स लॉ देखेंगे, उसके बाद हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक, तो एक चीज़ देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप कभी कभी स्वच्छ तारों भरी आकाश, आप कभी भी सोते होंगे या फिर आपके छोटे रहे होंगे या आपके दादा परदादा जो भी बताते होंगे कि स्वच्छ तारों भरी आकाश, या फिर घर के बाहर आंगन में सोए होंगे तो ऊपर देखे होंगे बहुत सारे तारे टिमटिमाते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं ना। लगता है कि जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं। वो जलते बुझते नहीं, एक्चुअल में एक तारे एक सूर्य ही होते हैं। तारे क्या एक सन है, जैसे कि हम एक सन में रहते हैं ना, सूर्य, वैसे तारे भी एक सूर्य हैं। तो प्रकाश की अलग अलग घन माध्यम की घनत्व से होकर जाती है, परावर्तन अपवर्तन जो भी नियम होगा उसको हम देखेंगे, उसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑन द क्लियर नाइट, माने स्वच्छ तारों भरी आकाश, वी ऑब्जर्व मून, स्टार एंड प्लैनेट इन द स्काई। ठीक है, देखते हैं ना, मून देखते हैं। मून है क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम चंद्रमा भी बोलते हैं। और स्टार देखते हैं। ठीक है, प्लैनेट देखते हैं। प्लैनेट जैसे हो गया वीनस, हो गया मरकरी, हो गया, ये सब अब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना टेलीस्कोप के। तो हम यदि स्वच्छ रात्रि में आकाश की ओर एकदम निहारते हैं तो चांद, अनिग्रह तारे और हमको प्लैनेट्स, ग्रह वगैरह दिखा देते हैं। स्टार आर द सेलेस्टियल बॉडी, तो तारे क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। इसको हम सेलेस्टियल बॉडी या आकाशीय पिंड होते हैं, विच हैव देयर ओन लाइट एंड दे ट्विंकल। इनका अपना खुद का प्रकाश होता है, ये किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। जैसे कि चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है। ठीक है, चंद्रमा कहाँ से प्रकाशित होता है? सूर्य की सतह से प्रकाश होता है, एब्जॉर्ब करके प्रकाशित होता है। तो ये स्टार आर द, ये क्या, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, विच हैव देयर ऑन लाइट एंड दे ट्विंकल, जो स्वयं प्रकाशित नहीं होते परंतु सूर्य के प्रकाश से हमें प्रकाशित देते हैं। ओके, प्लांट्स आर सेलेस्टियल बॉडी, प्लांट्स आर माने ग्रह, सेलेस्टियल बॉडी विच डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट but they illuminate due to light received from the sun। तो ये जो प्लांट होते हैं, ग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, इनका अपना प्रकाश स्वयं का नहीं होता है। ये क्या कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और एक चीज़ आपने और गौर किया होगा, आकाश में कभी के देखे होंगे, ये सप्तऋषि है, हमारे पुरखों ने, दादा परदादा से आपने सुना होगा, ये सप्तऋषि है, ये ध्रुव तारा है एंड सो ऑन। तो एक तारों का एक ग्रुप दिखता है, समूह दिखता है। ये समूह जो होता है हमको कैसे दिखते हैं? एक एनिमल्स या पशुओं टाइप का, घरेलू वस्तु जैसी
पहचानी आकृतियों के दिखते हैं। मैंने आकाश में आप देखते होंगे बहुत से तारों का समूह होता है, या ऐसा लगता है कि कोई प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और भी जो भी चीज़ें उस तरह हमको दिखा देते हैं। देयर आर सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स विच अपीयर टू बी फॉर्मिंग शेप है ना, रिजेंबलिंग विद द एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ठीक है, दिस ग्रुप आर नोन एज कॉन्स्टलेशंस। इनको हम क्या बोलते हैं? तारामंडल। दिस ग्रुप्स आर नोन एज कॉन्स्टलेशंस, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? तारामंडल। ठीक है, कोई पूछे तो क्या बोलोगे? कि आकाश में हमें तारों का ग्रुप दिखता है जो कि पशुओं की आकृति जैसा, घरेलू वस्तु जैसी आकृति या जानी पहचानी आकृति दिखती है, जिसको हम तारामंडल बोलते हैं। ठीक है, देयर आर सम ग्रुप ऑफ स्टार विच अपीयर टू द फॉर्मिंग शेप्स, है ना, रिजेंबलिंग विद द ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। दिस ग्रुप्स आर नोन एज क्या बोलेंगे? कॉन्स्टलेशंस या तारामंडल कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए साइंटिस्टों ने लगातार मेहनत किया है, इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी दिए हैं। तो दूसरी शताब्दी में एक यूनान का वैज्ञानिक था, खगोल शास्त्री था, टॉलमी ने एल्मागेस्ट नामक एक पुस्तक लिखा था। टॉलमी नाम का एक साइंटिस्ट था, मैंने खगोल शास्त्री था। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? एल्मागेस्ट नाम का एक पुस्तक लिखा था। उन्होंने उस पुस्तक में ग्रहों की गति, माने ग्रह जो प्लैनेट मोशन करते हैं, ग्रहों की गति के भूकेंद्रीय सिद्धांत, ठीक है, भूकेंद्रीय सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो टॉलमी ए ग्रीक एस्ट्रोनॉमर रोट बुक्स, क्या बुक लिखा था? एल्मागेस्ट, इन विच द प्रोपाउंड दैट थ्योरी द अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, है ना, क्या था? अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल अदर हेवनली बॉडीज क्या करते हैं? इंक्लूडिंग द सन रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है, तो एल्मागेस्ट नाम के पुस्तक में जो टॉलमी नाम का खगोल शास्त्री था, उन्होंने ये बोला, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा अपना विचार व्यक्त किए थे, उन्होंने पुस्तक लिखा था। और उसके बाद 1543 में पोलैंड का एक खगोल शास्त्री और आया, जिसको हम बोलते हैं निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, कौन से सन में? 1543 में। कहाँ का? पोलैंड का वैज्ञानिक, मैंने खगोल शास्त्री था, निकोलस कोपरनिकस में सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। उसके अनुसार उन्होंने क्या किया था कि सूर्य जो है स्थिर है और सभी ग्रह उसके चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। क्या बताया था कोपरनिकस ने? कि सूर्य जो है अपनी अक्ष पर स्थित है और सभी ग्रह जो होते क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कौन से सन में? इन 1543 ए पोलिश साइंटिस्ट निकोलस स्टेटेड दैट द सन वाज fixed and all planets revolve about in fixed circles. This theory was called, क्या बोलते हैं? हेल्स्टन्स थ्योरी। ठीक है, फिर आगे और वैज्ञानिक है, इटली का वैज्ञानिक गैलीलियो का नाम तो आपने भली भांति से परिचित हो गए। गैलीलियो नाम का साइंटिस्ट था, तो निकोलस कोपरनिकस सिद्धांत का क्या किया? उसका अनुमोदन किया उसको, और उसने आगे बढ़ाया। कौन? वैज्ञानिक गैलीलियो। कहाँ था? इटली का। आप लोग बोलेंगे सारे वैज्ञानिक विदेश से, कि हमारे देश में भी वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत से खगोल शास्त्री हैं, लेकिन इन्होंने पहले इसका सर्च किया था। ठीक है, तो आगे चलकर कौन सा वैज्ञानिक? इटली, इसका अनुमोदन, विच वाज सपोर्टेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट। तो इंग्लैंड का वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने भी, न्यूटन के नाम से तो भली भांति परिचित होंगे, तो आगे चलकर इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने इनके कार्यों को आगे बढ़ाना, उसका रिसर्च चालू किया। और 1687 में, कौन से साल में? 1687 में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन कर डाला, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ब्रिटिश साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन इन द ईयर 1687 पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसको हम देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या? केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो हम देखेंगे ही, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या?
प्लानिटरी मोशन हो कैपलर्स का, उसके बाद हम देखेंगे इसको। तो उन्होंने केपलर ने जो नियम दिया था, 3 नियम दिए थे। तो पहला नियम क्या लिखोगे अब एग्जाम में, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर के एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य उसकी एक नाभि पर स्थित होता है। क्या करता है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। इसे कक्षा का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। ओके, तो अपन बनाएंगे डायग्राम। ये ठीक है, ये हमारा बन गया है। इसको बोलते हैं इलिप्टिकल, दीर्घवृत्त है। तो पहला क्या नियम था, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है और उसके फोकस यहाँ पर हम डाल देते हैं सन। ये हो गया ग्रह, एक होता है लघु अक्ष, ये होता है दीर्घ अक्ष। ये लघु अक्ष हो गया, ये एक फोकस हो गया, एक फोकस हो गया। ठीक है, तो एक लघु अक्ष, एक होता है दीर्घ अक्ष है। ठीक है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक इसको फोकस F1, इसको F2। अब देखिए ये हो गया दीर्घ अक्ष, यहाँ से यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ से कम नहीं। तो ये हो गया लघु अक्ष हो सकता है, शॉर्ट एरिया, और ये दीर्घ अक्ष। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहता है और सूर्य एक नाभि में स्थित होता है। तो लिखोगे एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज every planet revolves around the sun is an elliptical orbit with the sun at one of the foci। ठीक है, the elliptically of the orbit is however very small and the orbit may be taken as क्या लेंगे, nearly circular। और इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट या कक्षा का नियम भी करते हैं। और प्रत्येक ग्रह की कक्षा क्या होती है, अलग अलग होती है। जितने भी ग्रह होंगे सब की कक्षा क्या होगी, अलग अलग होगी। प्रत्येक ग्रह की कक्षा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो पहला जो नियम था, हमको क्या लिखे, इसे कक्षा का नियम भी कहते हैं कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल सेट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, जिसके फोकी पर सूर्य होता है। ठीक है, अब सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा आती है, कि सेकंड नियम क्या था, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, माने ग्रह को सूर्य से जो मिला रही है वो इमेजिनेशन लाइन, काल्पनिक रेखा समान समय अंतरालों में क्या होती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, प्रत्येक ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में क्या होती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। लिख लीजिए जल्दी। इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये उसका डायग्राम बना लिए। ठीक है, माइनर एक्सिस है। क्या लिखेंगे सर, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली, माइनर नहीं, किसी भी ग्रह को, ये मान लो ग्रह है, को सूर्य से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, समान समय में समान क्षेत्रफल, समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है।
तो क्या लिखोगे, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन इन ए प्लैनेट, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन इन ए प्लैनेट sweeps out equal areas in equal interval of time. The radius क्या लिखोगे, the radius vector drawn from the sun, the radius vector drawn from the sun in a planet sweeps out equals area in equal interval of time. Okay, this law, ये law हमको क्या कहता है, this law gives the relationship between the orbital speed of the planet and the distance from the sun. किसमें किससे रिलेशन रहता है, ऑर्बिटल स्पीड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन, किसमें रिलेशन रहता है, ऑर्बिटल स्पीड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये जो रिलेशनशिप है, ये जो है हमको ये जो क्या बोलते, ये जो हमको लॉ है, दिस लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लैनेट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अर्थात किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल क्या होती है, नियत होती है, तो इसको हम क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। अर्थात किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, तो इसे हम क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। तो क्या शुरू से लिखोगे, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतरालों में क्या होती है, समान क्षेत्रफल तय कर दी है। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन इन ए प्लैनेट, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन इन ए प्लैनेट शिफ्ट्स आउट इक्वल्स एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और दिस लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लैनेट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द समय या डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अर्थात किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। ओके, अब देखिए तीसरा नियम, थर्ड लॉ क्लियर हुआ। दूसरा हम क्या बोलते हैं, को क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, चलिए दूसरा नियम को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। इफ इन ए गिवन टाइम इंटरवल, यदि दिए गए समय अंतराल, इफ इन ए गिवन टाइम इंटरवल द प्लैनेट्स गिव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। अब देखिए, मान लो कोई ग्रह है, किसी दिए गए समय अंतराल में कहाँ से कहाँ तक जाती है, ए से बी की ओर जा रही है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इफ इन ए गिवन टाइम इंटरवल द प्लैनेट गोज फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी एंड द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, समान समय अंतरालों में कहाँ से कहाँ जाती है, सी से डी की ओर, क्या लिखोगे, इफ ए गिवन टाइम इंटरवल द प्लैनेट गोज फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी एंड द सेम इंटरवल ऑफ टाइम इफ goes from position C to position D, then according to this law area of A as B and area of A C as D, ठीक है, एरिया ऑफ एस बी एंड एरिया ऑफ सी एस डी। ठीक है, वेन एस इज द क्या होगा, पोजिशन ऑफ द, वेर एस इज द पोजिशन ऑफ द सन। एस क्या है, सूर्य की स्थिति है। जो क्षेत्रफल एस ए बी और क्षेत्रफल एस सी डी क्षेत्रफल में समान है। एस क्या है, सूर्य की स्थिति है, तो क्षेत्रफल एस ए बी और क्षेत्रफल एस सी डी समान है। इस नियमानुसार, इस नियम की सहायता से हम ग्रह को ए से बी तक जाने में जितना समय लगता है, ठीक है, उतना ही समय उस ग्रह को सी से डी तक जाने में लगता है ना। क्या बोला मैंने कि उस ग्रह को ए से बी तक जाने में जितना समय लगता है, उतना ही समय सी से डी तक जाने में लगेगा। तो स्पष्ट है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है, इसका रेखीय चाल न्यूनतम होगा। क्लियर हुआ। तो ये सेकेंड लॉ को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं थर्ड लॉ। ठीक है, क्या देखेंगे अपन, थर्ड लॉ। चलिए पहले देख लेते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में डेरिवेशंस डायग्राम की जरूरत तो नहीं है,
तो इसका है कि केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है, तो केपलर के तृतीय नियम के अनुसार किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग, परिभ्रमण काल परिक्रमण का जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, किसी भी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। और इस नियम को हम क्या बोलते हैं, परिभ्रमण काल का नियम भी कहते हैं। तो क्या लिखोगे, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, परिक्रमण काल परिभ्रमण काल, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट around the sun is proportional to the cube of semi major axis of elliptical orbit। ठीक है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो मान लो किसी ग्रह के परिक्रमण काल का कितना होगा, टी होगा, और ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी कितना होगा, टी होगा। ग्रह के परिभ्रमण काल को किससे रिप्रेजेंट करता है, और ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी कितनी होगी, स्मॉल आर। तो इस नियम के साथ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ क्यूब ऑफ डिस्टेंस, तो टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, द स्क्वायर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट है ना, प्लैनेट अराउंड द सन, जो प्लैनेट सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द, ये किसका होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, उसकी दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये कांस्टेंट निकल गया। इफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज टी and r is the length of semi major, if the time period of revolution of planet around the sun is t and the length of semi major axis of the elliptical orbit are, then according to this law, ये लिखोगे वेरकेज कांस्टेंट नोन एज केपलर्स कांस्टेंट, जो ग्रह सूर्य के जितना भी नज़दीक होगा उसका परिक्रमण काल क्या होगा, कम होगा। सुन लीजिए, जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा उसका परिक्रमण काल कम होगा, और जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होता है उसका परिक्रमण काल क्या होगा, उतना ही अधिक हो गया। तो आज मैंने इसको एक्सप्लेन किया, ओके, ठीक है, केपलर्स लॉ को। अब केपलर्स लॉ को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, केपलर्स लॉ को प्रूफ करेंगे। हमारी वीडियो हो गई है 23 मिनट की, है ना, तो देखते हैं कितना वीडियो बन पाता है आज का, कितना लंबा जाता है। तो केपलर्स लॉ हमने 3 ठो पढ़ा। अब देखेंगे प्रूफ ऑफ केपलर्स सेकंड लॉ। प्रूफ ऑफ केपलर्स सेकंड लॉ, हेडिंग डाल लीजिए। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये समझ लो हमारा
एक है ना। अब इसमें हम एक देखते हैं सन, ठीक है। यहां लेते हैं सन, ये हो गया हमारा एंगल सबटेंडेड बाय द, ठीक है, कितना हो जाएगा डेल थीटा। ये डायग्राम हमारा बन गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, माना कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में m द्रव्यमान के किसी ग्रह की समय t पर स्थिति a। माना कि कोई ग्रह जिसका द्रव्यमान कितना है m है और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में समय t पर इसकी स्थिति कितनी है, a पर है, और समय t प्लस डेल t पर इसकी स्थिति कितनी है, b पर है। समय t पर इसकी कंडीशन पोजीशन कितनी है, a पर है। जब समय बढ़ गया और टाइम t प्लस डेल t पर इसकी पोजीशन कितनी हो गई, b पर। माना कि कोई प्लैनेट जिसका द्रव्यमान कितना m है और सूर्य के चारों दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है, और समय t पर स्थिति इसकी a पर है। जब समय बढ़कर t प्लस डेल t आ गया तो स्थिति b पर पहुंच गया है। लेट एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन, क्या लिखेंगे, लेट एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट द सेंटर ऑफ प्लैनेट मूव्स फ्रॉम a to b in time interval del t, then the radius vector r sweeps at area, ठीक है। द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज r एंड हाइट इज कितना होगा, r डेल थीटा, ठीक है। द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल r, और हाइट भी कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, r डेल थीटा। अब मान लो इसको लिखेंगे कैसे, बिंदु ए पर स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर मैंने स्थिति सदिश जो मैंने समझाया था, r हो तो सदिश r द्वारा, मान लो बिंदु ए का स्थिति सदिश कितना होगा, r होगा, तो डेल टी समय में तय किया गया क्षेत्रफल, ये जो छायांकित क्षेत्रफल होगा ये इसके बराबर होगा। क्लियर समझे। देख लीजिए, मान लो कोई m द्रव्यमान का एक ग्रह है, वो क्या कर रहा है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, t समय पर स्थिति a थी, b और t प्लस डेल t समय पर स्थिति कितनी थी, b थी, और इसका स्थिति सदिश कितना होगा, r होगा। a का स्थिति सदिश कितना होगा, r होगा, तो सदिश r द्वारा, ये सदिश r द्वारा डेल t समय में तय किया गया क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, s a b के बराबर होगा। तो ये जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, ये जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अभी मैंने इसका एक्सप्लेन किया था, इसका बेस कितना होगा, r हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, ab। बेस कितना होगा, r होगा, और हाइट कितनी होगी, ab। क्लियर है। अब देखो इसकी पोजीशन वेक्टर, ab का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, डेल r, तो 1/2 r क्रॉस डेल r। कोई डाउट यहां तक, क्लियर। तो r क्रॉस डेल r, वेर ab इक्वल टू कितना है, डेल r है। अब मान लो इस ग्रह का रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी कितना होगा v, मान लो इफ द लीनियर वेलोसिटी v, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो हम दूरी कितना लेंगे, a b, समय कितना होगा, डेल t। ओके, दूरी बराबर समय, तो डेल v कितना हमारा निकलेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है, डेल v इक्वल टू v डेल t, है ना।
तो इसको हम लिख देते हैं डेल आर, बटे डेल टी। तो डेल आर इक्वल टू हो जाएगा वी डेल टी। क्लियर? डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी डेल टी। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया है, देखो इसकी वैल्यू को, ये डेल आर है, इसके यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ जाता है हमारा? 1/2 आर क्रॉस वी डेल टी। अब देखिए, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है ना। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग होता है। तो वेग बराबर संवेग बटे द्रव्यमान होगा, है ना। वेग बराबर क्या होगा? संवेग होगा कि नहीं। तो ये जो हम निकाल रहे हैं, किसका एरिया निकाल रहे हैं? डेल ए का, है ना। तो इसको डेल ए भी कर सकते हैं अपन। तो डेल ए, चलो उसके बाद देखेंगे। वी इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एम। वी इज इक्वल टू क्या होगा? पी बाई एम। अब उसके जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे वी की जगह, है ना। तो डेल ए इज इक्वल ऑफ 1/2 आर क्रॉस पी बाई एम डेल टी। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डेल टी से भाग देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल टी, है ना। चलिए भाग दीजिए। डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस पी बाई एम डेल टी अपॉन डेल टी। तो डेल टी कट जाएगा। तो डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/2 और आर क्रॉस पी, ये हमारा निकल गया। ठीक है, तो आर क्रॉस पी इज क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बट वी नो दैट आर क्रॉस पी इक्वल टू जे, है ना। कुछ भी ले सकते हो। तो डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू कितना का? 1/2 जे। ठीक है, सिंस एंगुलर मोमेंटम जे इज द प्लानेट इज कंजर्व एंड एम इज ए क्या होगा? कांस्टेंट। तो डेल ए बाई डेल टी इज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जे इज कांस्टेंट, तो डेल ए अपॉन डेल टी इज ए कांस्टेंट, क्योंकि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व या कांस्टेंट सिंस एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज प्लैनेट इज कंजर्व, संरक्षित रहता है। तो ये एक कांस्टेंट हो गया। तो डेल ए बाय डेल टी का भी क्या हो गया? एक नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये हम देखे थे, है ना। केपलर के द्वितीय नियम को हम प्रूफ किए थे। केपलर के द्वितीय नियम को प्रूफ करने के लिए हमको क्या लेना था कि मान लो कोई ग्रह जो है द्रव्यमान एम है, सूर्य के चारों दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। ए समय टी समय पर उसका स्थिति ए पर है, बी पर इसकी स्थिति है जब समय कितना होगा? टी प्लस डेल टी। ठीक है, तो हम इस एरिया को निकाले हैं। कौन सा एरिया? शेडेड एरिया, जिसको हम बोले हैं डेल ए बेस इनटू हाइट। जैसे ट्रायंगल्स का होता है ना, समकोण त्रिभुज का एक बढ़ते हुए आधार गुणित ऊंचाई। तो बेस कितना हो गया? आर। आर इज द क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्रायंगल, है ना, ऑफ कंडीशन में। और ए बी इज द हाइट हो गई, इसकी हाइट। तो हाइट को हम कितना रिप्रेजेंट करते हैं? डेल आर से। अब हम लेके लीनियर वेलोसिटी वी इक्वल टू ए बी बाई डेल टी। तो ए बी को हम डेल आर से रिप्रेजेंट किए ना, तो डेल आर बाई डेल टी, तो डेल आर वी इंटू डेल टी हो गया। वैल्यू पुट कर दिए। अब मोमेंटम बाई मास इक्वल टू वेलोसिटी हो गया, पुट कर दिए हम, डेल टी से डिवाइड कर दिए। तो आर क्रॉस पी क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम, जो कि कांस्टेंट हो गया। तो डेल ए बाई डेल टी इज ऑल्सो कांस्टेंट हो गया। ये हमने क्या किया है? प्रूफ किया है। किसको? न्यूटन्स केपलर सेकेंड लॉ को, प्रूफ ऑफ केपलर सेकेंड लॉ। अब अगला टॉपिक को देखने से पहले आप लोगों को पूछना चाहूँगा कि यहाँ तक क्लियर हुआ है कि नहीं।
यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, है ना। अगला टॉपिक लिखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति। क्या लिखेंगे? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के थर्ड लॉ को हम डिफाइन करेंगे। क्लियर? प्रूफ ऑफ केपलर्स हेडिंग डाल लीजिए, प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, हेडिंग डाल देते हैं, इसको टालिए। थर्ड लॉ क्या लिखेंगे? न्यूटन के साथ गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम था उसके नियम से हम क्या करेंगे? केपलर के तृतीय नियम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, मोटाने के बाद इसका चमक खत्म हो जाता है ना। ठीक है, क्या करेंगे? न्यूटन के सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के तृतीय नियम को हम प्रूफ करेंगे। माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। ठीक है, क्या लिखोगे? कोई वस्तु, कोई पिंड, कोई आकार जो भी है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। न्यूटन का थर्ड नियम क्या होता है? जो परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है उसके दूरी के क्यूब के समानुपाती होता है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू KR³ निकाल लेते हैं, है ना। माना कि कोई पिंड या ग्रह, माना कि m द्रव्यमान का ग्रह सूर्य के चारों ओर 8 त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। माना कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है, सूर्य के चारों ओर 8 त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। तो केपलर जो का तृतीय नियम का सत्यापन के लिए हम ये मान लेते हैं कि यह ग्रह है, माने कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान कितना m है, सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो इस केपलर के तृतीय नियम के सत्यापन के लिए हम यह मान लेते हैं यह ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। लेट ए प्लैनेट ऑफ मास m, क्या लिखो? लेट ए प्लैनेट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। क्या लिखोगे? लेट ए प्लैनेट ऑफ मास m be revolving around the sun is nearly circular orbit of radius r। if the mass of the sun, if the mass of planet भी कितना होगा? m, then the gravitational force exerted by the sun on the planet। माने कोई ग्रह जो इसकी त्रिज्या, जिसका द्रव्यमान कितना है? m है, 8 त्रिज्या के एक वृत्तीय कक्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल दिया था कि सूर्य द्वारा उस ग्रह पर लगाया गया बल कितना होगा? F इक्वल टू जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कर रहा है, m जो है मास ऑफ सन और m जो है मास ऑफ प्लैनेट है, r इज द डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम द सन। क्लियर हुआ? यही गुरुत्वीय बल वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। जब भी कोई हम क्या करते हैं? वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाने के आवश्यक अभिकेंद्री बल हमको केंद्र से मिलता है। तो यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सर्कुलर मोशन के लिए, यही वृत्तीय गति के आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द फोर्स। तो ये क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv²/r। आप दोनों को हम बराबर करेंगे। ठीक है, व्हेन v इज द क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट है। जब दोनों को हम इक्वल करेंगे देखते हैं क्या करता है। तो Gm/r का स्क्वायर और mv²/r। ठीक है, एक m एक m कट गया, एक r कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? v² इक्वल टू Gm/r। क्लियर हुआ? v² इक्वल टू Gm/r था। क्लियर? अब हमको मालूम है कि v इज ओमेगा आर, ये 12th पे फिर से करना, v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? कोणीय वेग 2π/t।
कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो कोणीय वेग मैंने कितना डिग्री मोशन करता है, 360 डिग्री, कितना टाइम लेता है टी। तो ओमेगा जो होता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2π/t × r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो लीनियर वेलोसिटी है उसके जगह हम पुट कर देते हैं यहाँ पर v की वैल्यू। तो 2πr/t का होल स्क्वायर इज इक्वल gm/r। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4πr² t का स्क्वायर इज इक्वल टू gm/r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4πr³ = t²। इसको इधर ला दिया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया। ठीक है, तो 4π/gm इज कांस्टेंट ले लेंगे तो t² कितना हो जाएगा kr³। ठीक, तो t² इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r की भी प्रूफ हो गया। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से हमने किसको प्रूफ कर दिया, केपलर्स लॉ। तो किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो अब हम जो है आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में आगे का और टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।